बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लेक्चर 4 के लिए तैयार? चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। लेक्चर 4 हम लोग का क्या है? निविड़ संकुलन संरचना। क्या है? निविड़ संकुलन संरचना। ठोस अवस्था का चौथा लेक्चर में हम लोग को जानना है निविड़ संकुलन संरचना। क्या कहता है निविड़ संकुलन संरचना? तो सबसे पहली बात कि अवयवी कण क्या हो सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकता है। तो अवयवी कण अणु हो सकते हैं। अवयवी कण यानी सबसे सूक्ष्मतम कण जिससे कोई ठोस बना हुआ है। तो अवयवी कण क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। कहने का मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। और ये अवयवी कण भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। तो अवयवी कण के भिन्न भिन्न आकार के होने के कारण निविड़ संकुलन संरचना भी भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि निविड़ संकुलन संरचना भी अवयवी कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि क्रिस्टल के निर्माण में अवयवी कण कौन कौन? अणु, परमाणु या आयन। और ये कण विविध आकार के होते हैं। तो क्या बोल सकते हो? इंट्रोडक्शन हो गया निविड़ संकुलन संरचना के होता क्या है। क्रिस्टल के निर्माण में अवयवी कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं एवं आयन होते हैं। तीनों में से कोई भी होते हैं जिनका आकार विविध प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। ये कण विविध आकार के होते हैं। ये कण विविध मतलब भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। अतः इनकी आकृति के अनुसार इनकी संकुलन की प्रकृति भी विविध होती है। निविड़ संकुलन भी अलग होगा, इसके आकृति पर वो डिफरेंट पर निर्भर करेगा। अतः इनकी आकृति के अनुसार, माने उसके शेप के अनुसार इनकी संकुलन की प्रकृति भी विविध होती है। इनकी संकुलन की प्रकृति भी विविध होती है। मतलब अवयवी कण हो गया अणु, परमाणु, आयन। अवयवी कणों का आकार अलग अलग होने के कारण संकुलन का प्रकृति भी अलग अलग, संकुलन भी अलग अलग तरह के होंगे। तो ये कण जो अवयवी कण है सामान्यतः किस आकार के होते हैं? गोले के आकार के होते हैं। तो गोलों का आकार, गोले के आकार के होते हैं अवयवी कण। तो गोलों को इस तरह से संकुलित किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जगह को घेर ले, कम से कम जगह को खाली छोड़े। गोलों मतलब अवयवी कण जिसको परमाणु बोल रहे हैं। तो गोलों को इस तरह से संकुलन किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध स्थान को घेर सके एवं क्रिस्टल अधिकतम घनत्व को प्राप्त कर सके। तो क्या कह सकते हैं? ये अवयवी कण सामान्यतः गोलों के आकार के होते हैं। गोलों के आकार के होते हैं एवं
इनको इस तरह से बैठाया जाता है, गोलों को पोजीशन इस तरह से दिया जाता है कि जितना अवेलेबल स्थान है, जितना उपस्थित स्थान है, उसके ज्यादा से ज्यादा स्थान को वो घेर सके। तो गोलों का संकुलन इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है ताकि वे उपलब्ध स्थान के अधिकतम भाग को घेर सके। उपलब्ध स्थान के अधिकतम भाग को घेर सके। और जब अधिकतम भाग को घेरेगा तो घनत्व ज्यादा होगा, घेर सके। एवं क्रिस्टल अधिकतम घनत्व को प्राप्त कर सके। क्रिस्टल अधिकतम घनत्व को प्राप्त कर सके, क्रिस्टल का घनत्व अधिकतम हो सके। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि गोला जो है एकदम जितना उपलब्ध स्थान है सबको सब घेर ले। थोड़ा थोड़ा बच गया तो बच गया, लेकिन जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, जितना ज्यादा से ज्यादा संभव है, सारे स्थान को गोलों घेर ले तो ज्यादा घनत्व हो जाएगा। और अधिकतम संकुलन, जितना ज्यादा संकुलन होगा उतना ज्यादा संकुलन तंत्र का स्थायित्व होगा, स्टेबिलिटी होगा। तो अधिकतम संकुलन संकुलन तंत्र के स्थायित्व को बढ़ावा देता है। कोई भी संकुलन तंत्र हो, कोई भी संकुलन संरचना हो, उसके स्थायित्व को बढ़ावा देता है, कि स्थायित्व को बढ़ावा देता है। स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी, स्थायित्व को बढ़ावा देता है ना। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि संकुलन संरचना क्या होता है। तो कहता है क्रिस्टल के निर्माण में अवयवी कण, सबसे छोटा छोटा कण क्या होगा, अणु होगा, परमाणु होगा, आयन होगा। और इन सभी का आकार डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। आकार अलग अलग होने के कारण संकुलन संरचना भी अलग अलग होती है। और चूंकि अवयवी कणों का आकार सामान्यतः गोलाकार होता है, तो गोलों को इस तरह से संकुलित किया जाता है कि उपलब्ध स्थान का अधिकतम स्थान को घेर ले, एकदम न्यूनतम स्थान को खाली छोड़ सके, एकदम न्यूनतम। तो इससे क्या होगा कि क्रिस्टल का घनत्व ज्यादा हो जाएगा। क्रिस्टल का घनत्व ज्यादा होगा तो क्रिस्टल का स्थायित्व ज्यादा होगा। और हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी ठोस, कोई भी क्रिस्टल सबसे अधिक स्थायित्व में रहना चाहता है, सबसे अधिक स्टेबिलिटी में रहना चाहता है। दूसरी बात, अवयवी कणों के बीच का दूरी जितना कम होगा, एक अवयवी कण दूसरे अवयवी कण को उतने ज्यादा बल से एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जितना ज्यादा बल से एक दूसरे को आकर्षित करेगा उतना ज्यादा संकुलन होगा। और जितना ज्यादा संकुलन होगा उतना ज्यादा स्थायित्व होगा। एकदम प्रॉपर रिलेशन, लॉजिक रिलेशन। तो इसको मैं नोट पे लिख देता हूं कि अवयवी अवयवी कणों के बीच की दूरी जितना कम होगा, कणों के बीच की दूरी जितना कम होगा, परस्पर आकर्षण बल उतना ज्यादा होगा।
आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, जिसके कारण संकुलन को बढ़ावा मिलेगा, संकुलन को बढ़ावा मिलेगा। अतः क्रिस्टल का स्थायित्व भी बढ़ जाएगा, क्रिस्टल का स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। एकदम देखिए एक दूसरे में परस्पर संबंध है। अवयवी कणों के बीच की दूरी कम, आकर्षण बल ज्यादा, आकर्षण बल ज्यादा तो संकुलन ज्यादा, संकुलन ज्यादा तो स्थायित्व कम। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। हो गया? अब देखिए, एक विमा में निविड संकुलन, वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। सबसे पहला, एक विमा में निविड संकुलन या एक विमीय निविड संकुलन। मैं हेडिंग दे रहा हूं, एक विमा में निविड संकुलन, यानी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, किसी एक डायरेक्शन में लिनियरली होगा, रैखिक होगा। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, 1D, डी मतलब डायमेंशन, विमा जिसको बोल रहे हैं विमा। तो इसमें क्या कहता है कि गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। जितना अवयवी कण है, अवयवी कण का आकार क्या, गोलाकार, तो कहता है जितने अवयवी कण है एक दूसरे को एक पंक्ति में, एक रेखा में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। कैसे, ये देखिए फिगर से, देखिए गोला, अवयवी कण गोलाकार होते हैं। एक गोला ऐसे रख दिया, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, जितना गोला रखना है लेकिन एक पंक्ति में रहेगा और सारे गोलों का आकार एक जैसा, ऐसा नहीं कि सबका त्रिज्या अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से रखा गया है। तो क्या कहता है कि गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है, स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। किया है, देख रहे हो एक पंक्ति में है। तो ये आप बताओ कि कोई एक गोला पकड़ो, कोई एक अवयवी कण पकड़ो। मान लिया जाए मैं इस अवयवी कण का बात कर रहा हूं जिसको मैंने क्रॉस लगाया। इसके पड़ोस में कितने अवयवी कण हैं, इस गोले के पड़ोस में कितने गोले हैं। तो देखिए इसका पड़ोसी एक तो ये रहा, मान लीजिए इसका हमने नंबर दे दिया 1, और इसके पड़ोस में एक ये रहा। तो इसका तो 2 ही पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी नहीं हो सकता है ना। मैं पटना से हूं तो पटना वासी ही मेरा पड़ोसी होगा ना, मेरा पड़ोसी कोई जयपुर वाला तो नहीं होगा। तो वही बात है, ये पटना में है तो पटना वासी ये है, पटना वासी ये है। ये जो है ये आ गया आपका रांची वासी, इसका पड़ोसी हो नहीं सकता।
तो सबसे नजदीकी पड़ोसी की बात को हम लोग उप सह संयोजन संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसका नजदीकी पड़ोसी तो ही है, तो हम लोग एक विमा में सह संयोजन संख्या कितना होगा? तो एक विमा में सह संयोजन संख्या 2, सह संयोजन संख्या जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, वो कितना हो गया? 2। कैसे? सो आपने देख लिया। और ये क्या, ये आकृति क्या दर्शा रहा है? एक विमा में निविड़ संकुलन। एक लाइन में, एक पंक्ति में सारे गोलों को रखना एक दूसरे से प्लेस करते हुए। ये फिगर क्या दिखा रहा है? एक विमा में निविड़ संकुलन। ठीक है, ये आपका एक विमा में निविड़ संकुलन हो गया। नोट करिएगा। तो द्विविमा में, 2 डायमेंशन में बात करेंगे। एक विमा वाले में क्या ध्यान रखिएगा कि एक पंक्ति में सारे गोला को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा गया। एक गोला के नजदीक में 2 गोले हैं, मतलब एक अवयवी कण के पड़ोस में 2 अवयवी कण हैं। तो एक विमा में उप सह संयोजन संख्या एक विमा में सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर को सह संयोजन संख्या, एक विमा में सह संयोजन संख्या 2 हो गया। नोट करिए। तो द्विविमा में बात करते हैं। हो गया? अब 2 डायमेंशन में बात करना, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और दूसरा नंबर हो गया द्विविमा या द्विविमीय। द्विविमा में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसमें क्या कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल रो दूसरे हॉरिजॉन्टल रो के ऊपर रखा रहता है। इस तरह से गोलों को रखा जाता है। पहले मैं आपको आकृति से समझा दूं, फिगर से समझा दूं, संरचना से समझा दूं। देखिए, द्विविमीय निविड़ संकुलन इस प्रकार का होता है। गोलों को इस तरह से रखा जाता है। फिगर से समझिएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। इस तरह से कुछ। लेकिन ये तो अभी रैखिक हो गया ना, एक विमा में हो गया, द्विविमा में चाहिए तो इसके नीचे भी रहेगा। मैंने 3 हॉरिजॉन्टल रो लिया, 3 एक विमीय को मिला करके एक द्विविमीय बनाया। 4 एक विमीय को मिला सकते थे, माने एक से ज्यादा एक विमीय निविड़ संकुलन मिल गया तो 2 विमीय निविड़ संकुलन बनाएगा। ये हमारा द्विविमीय निविड़ संकुलन हो गया। इस तरह से गोलों को रखा जाता है। तो आप देखिए, कोई एक गोला को देखिए, इसका मतलब ऊपर और भी रो हो सकते हैं, इधर और भी हो सकते हैं, इधर और भी हो सकते हैं, इधर और भी हो सकते हैं। इसके ऊपर नहीं होगा, पीछे नहीं होगा। अगर इसके ऊपर और इसके पीछे हो गया तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन होगा। 2 विमीय है तो दाहिने बाएं ऊपर नीचे होगा, एकदम इस फेस में और उस फेस में नहीं होगा, है ना। तो कोई एक गोला देखिए, इस गोले का हम बात कर रहे हैं। इस गोले के चारों ओर इसके नजदीक में कितने गोले हैं? इसके नजदीक में एक गोला ये रहा, ये वाला, ये तो इसके नजदीक में है नहीं। ये रहा, देखिए जस्ट सटा हुआ है, केंद्र मान लीजिए इसका ये रहा, इसका केंद्र ये रहा। ये तो इससे सटा नहीं है, जिसको हमने क्रॉस किया उस गोले के पड़ोस में है तो है नहीं, आगे बढ़ी। ये लेकिन है उसके पड़ोस में, सटा हुआ है ना, देखिए तो डायरेक्ट। हाँ, ये भी इसका पड़ोसी नहीं है, ये वाला गोला, लेकिन ये इसका पड़ोसी है। इसको नंबरिंग 4 कर।
यानी प्रत्येक गोले के पड़ोस में कितना गोला है? 4। तो सबसे पहला बात कि प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। सबसे पहला बात क्या आ गया? प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। गोलों के संपर्क में रहता है। 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में। दिखा भी दिया मैंने। यह निकटवर्ती गोला नहीं हो सकता क्योंकि सट ही नहीं रहा। निकटवर्ती माने एकदम सटा हुआ, जितना नजदीक हो सके, और इससे ज्यादा नजदीक के लिए तैयार है ये 4। तो पहला बात हो गया। अब गोलों की दूसरी पंक्ति, मान लो इसको पहला पंक्ति, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति। इस पंक्ति के लिए ये दूसरा पंक्ति और ये वाला पंक्ति के लिए ये दूसरा। अगर इसको आप पहला पंक्ति मानते हो, इसको ये दूसरा पंक्ति, इसको पहला पंक्ति मानते हो तो ये दूसरा पंक्ति, जिसको आप पहला पंक्ति मानिएगा उसके नीचे वाला दूसरा पंक्ति। तो क्या कहता है कि गोलों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हों एवं दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से संरचित हो। माने द्वितीय पंक्ति के गोलों को पहली पंक्ति के गोलों को ठीक नीचे रखा जाता है ताकि पहली पंक्ति का पहला गोला दूसरी पंक्ति के पहला गोला के संपर्क में रहे, पहली पंक्ति का दूसरा गोला दूसरी पंक्ति के दूसरे गोले के ठीक संपर्क में रहे, पहली पंक्ति का 5वां गोला दूसरी पंक्ति के 5वां गोला के ठीक संपर्क में रहे। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? गोलों की द्वितीय पंक्ति को गोलों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है। प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले की द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हो या नीचे हो, के ठीक ऊपर या नीचे हो। वो एक तरफ या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा एवं दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हों। देखिए क्षैतिज रूप से है ना, ये ऊर्ध्वाधर रूप से है। इसके ठीक नीचे पहला पंक्ति का पहला गोला दूसरा पंक्ति का पहला गोला एक दूसरे के ऊपर नीचे, पहला पंक्ति का दूसरा गोला दूसरा पंक्ति का दूसरा गोला एक दूसरे के ऊपर नीचे, पहला पंक्ति का 5वां गोला और दूसरा पंक्ति का 5वां गोला एक दूसरे के ऊपर नीचे। यही कह रहा है कि गोलों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक नीचे हो, या इसको अगर प्रथम पंक्ति मानते हो इसको दूसरी, तो द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हो। तिरछा तिरछी नहीं चलेगा, ठीक ऊपर या ठीक नीचे। दूसरी बात, दोनों पंक्ति के गोले दोनों पंक्ति के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से
दोनों रूप में संरेखित होते हैं, दोनों रूप में संरेखित होते हैं। क्षैतिज संरेखित भी है ना, ये वाला, और ऊर्ध्वाधर जिसको वर्टिकल बोलते हैं उस रूप में भी संरेखित हैं। अब देखिए इस गोले के नजदीक कितने गोले हैं? प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, यानी प्रत्येक गोला का पड़ोसी कितना नजदीकी पड़ोसी? 4। तो इसका सह संयोजन संख्या हो गया 4। उपसह संयोजन संख्या हो गया 4। किसका उपसह संयोजन संख्या? द्विविमा में निविड़ संकुलन का कितना हो गया? 4। और क्या कहता? ये जो 4 गोलों के संपर्क में है कोई एक गोला, चारों गोलों के केंद्र को मिलाइएगा तो एक वर्ग निकल के आएगा। चारों गोलों को मिलाइएगा तो एक वर्ग निकल के आएगा। दिखाते हैं, सन्निकट चारों गोलों के केंद्र को मिलाइए, सन्निकट चारों गोलों के केंद्र को मिलाइए। ये रहा, इस तरह से मिलेगा। देखिए तो वर्ग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका रेडियस r, सब गोला का तो त्रिज्या एक ही होगा, इसका r, इसका r। देखिए तो ये वाला भुजा क्या हो गया? 4r। उसी तरह से ये वाला भुजा कितना हो जाएगा? 4r। ये भी भुजा कितना हो जाएगा? 4r। ये वाला भुजा कितना हो जाएगा? 4r। तो वर्ग बनाया। यही तो कह रहा है। तो कह रहा है कि सन्निकट 4 गोलों के केंद्र को जोड़ने पर एक वर्ग प्राप्त होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, सन्निकट 4 गोलों के केंद्र को जोड़ने पर एक वर्ग प्राप्त होता है, एक वर्ग प्राप्त होता है। सन्निकट 4 गोलों के केंद्र को जोड़िएगा तो एक वर्ग निकलेगा। उपसह संयोजन संख्या कितना आ गया? 4 आ गया। प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। फिर क्या कह रहा है? दूसरी पंक्ति के गोलों को इस तरह से रखा जाता है ताकि उसका प्रत्येक गोला प्रथम पंक्ति के प्रत्येक गोला के ठीक नीचे आ जाए या ठीक ऊपर आ जाए। फिर गोला क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से, दोनों पंक्ति का गोला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूप से संरेखित होते हैं, एलाइंड होते हैं। ये हो गया द्विविमीय निविड़ संकुलन। नोट करिए। तो हम लोग चलिए अब है घनीय निविड़ संकुलन, क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। कौन सा नंबर होगा? 3rd नंबर। घनीय निविड़ संकुलन, क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। इसको हम लोग डिनोट शॉर्ट में कैसे करेंगे? सीसीपी से। क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग को सीसीपी से, घनीय निविड़ संकुलन। क्या कहता है घनीय निविड़ संकुलन? यह कुछ नहीं, फलक केंद्रित व्यवस्था है। एफसीसी एकक कोष्ठिका न करके उसको आप घनीय निविड़ संकुलन करती। जो एफसीसी वही सीसीपी, दोनों में कोई भी चेंजिंग नहीं हो। जैसा एफसीसी, एटम का प्लेसमेंट कहां होता था एफसीसी में? तो हर एक कोना पर, हर एक फलक के केंद्र पर। सीसीपी में भी कहां होगा? हर एक कोना पर और हर एक फलक के केंद्र पर। 6 फलक थे, 6 के केंद्र पर
त्रिज्या भुजा में वही रिलेशन 4r इज इक्वल टू रूट 2a। कोऑर्डिनेशन नंबर वहां 12, उप सह संयोजन संख्या, यहां भी उप सह संयोजन संख्या 12, रैंक 4, यहां भी रैंक 4। संकुलन क्षमता 74%, यहां भी 74%, रिक्तियां 26%, यहां भी 26%, डेंसिटी घनत्व का सूत्र वहां भी जो था वही यहां भी रहेगा। तो सीसीपी और एफसीसी में कोई अंतर नहीं, यह एक तरह का फलकीय केंद्रित व्यवस्था है, एकदम हूबहू वही है। मैं लिख देता हूं, यह एक तरह का फलकीय केंद्रित व्यवस्था है, फलकीय केंद्रित व्यवस्था है। फलकीय केंद्रित व्यवस्था यानी एफसीसी। सीसीपी कुछ नहीं है, एफसीसी है। तो कहां कहां रहता था गोलों का पोजीशन, अवयवी कण का पोजीशन एफसीसी में, फलकीय केंद्रित व्यवस्था में, वैसा ही सीसीपी में होगा। देखिए मैं फिगर से बता रहा हूं, कहां होता था, हर एक कोना पर, 8 कोना है, 8 कोना पर रख दीजिए। फिर कहां, हर एक फलक के केंद्र पर, 6 फलक हैं, 6 फलक के केंद्र पर रख दीजिए। एक केंद्र, दूसरा केंद्र, फलक का केंद्र, चौथा फलक का केंद्र, ये 5वां, और छठा इसके पीछे होगा, इसलिए मैंने डॉटेड से दिखा दिया। ये हम लोग का घनीय निविड़ संकुलन हो गया, है ना। तो सबसे पहला बात, आपको गोलों का व्यवस्था तो चल गया, गोलों का पोजीशन तो पता चल गया कि हर एक कोना पर और हर एक फलक के केंद्र पर। तो सबसे पहला बात क्या हो गया, गोले यानी अवयवी कण यानी परमाणु, अवयवी कण प्रत्येक कोना एवं प्रत्येक फलक के केंद्र पर व्यवस्थित होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर व्यवस्थित होते हैं। है ना। दूसरी बात, इसका रैंक कितना होगा, तो जितना एफसीसी का होता है। तो दूसरा रैंक हो गया सीसीपी का कितना, 4। तीसरा उप सह संयोजन संख्या एफसीसी का कितना मैंने बताया था, 12। यहां भी उप सह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। चौथा, त्रिज्या और भुजा में कोर लंबाई और त्रिज्या में क्या संबंध होगा, 4r बराबर रूट 2a। भुजा एवं त्रिज्या में संबंध जो एफसीसी का था वही सीसीपी का रहेगा, 4r बराबर रूट 2a। संकुलन क्षमता 74% था, यहां भी संकुलन क्षमता 74% होगा। सीसीपी का संकुलन क्षमता कितना, 74% या भिन्न में 0.74। छठा का बात कर ले, रिक्तियां, रिक्तियां यानी वॉइड। संकुलन क्षमता को पैकिंग फ्रैक्शन बोल रहे थे, रिक्तियां 1 में से घटा दो तो 26% या 0.26। एक बात और मैंने बताया था घनत्व का, तो घनत्व मैं यहां पर चर्चा कर लूं, 7वां पॉइंट हो गया हम लोगों का। घनत्व का फॉर्मूला सबके लिए सेम होता है, D बराबर ZM बटा A0 A क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर। ये भुजा है, भुजा को हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं, है ना। या D बराबर ZM, Z रैंक है, A0 इंटू V ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना है कि भुजा को सेंटीमीटर में, यही आपका सीसीपी है, उसी को मैंने रिकैप कर दिया, इनफैक्ट एफसीसी को। एक बात ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में,
कि परमाणु का व्यवस्था एफसीसी में कैसा होता है, तो एबीसी एबीसी व्यवस्था होती है। 3 तरह के एटम होते हैं, 3 तरह से व्यवस्थित होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, एबीसी एबीसी व्यवस्था होती है परमाणुओं की या गोलों की, परमाणुओं की। किसमें? एफसीसी में। एबीसी एबीसी और भी एबीसी हो सकता है। तो एफसीसी में परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार की? एबीसी एबीसी, जितना एबीसी ले जाओ। नोट कर लीजिए। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन में हम लोग चलेंगे, हेक्सागोनल में। नोट कीजिए। चलिए, चौथा पॉइंट हो जाएगा ना, षटकोणीय निविड़ संकुलन, या इसी को क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP, षटकोणीय निविड़ संकुलन। क्या कहता है षटकोणीय निविड़ संकुलन? तो पहले मैं षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना का आकार बनाता हूं। इसका आकार है तो सीधा सीधी, लेकिन देखिएगा ध्यान से, तब आपको कॉपी पर बनेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बनाता हूं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। ये कोई षटकोण मैंने बनाया है ना, ये षटकोण है, हेक्सागोन है। अब इसके नीचे एक हेक्सागोन होंगे। ये है षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें परमाणु की कैसी व्यवस्था होती है? तो षटकोणीय में एबी 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 व्यवस्था होता है, और घनीय में क्या था? एबीसी 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 व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये बहुत काम करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम करेगा, जेई मेन तक, नीट तक, बोर्ड के एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में तो एकदम काम करना ही करना है। तो घनीय निविड़ संकुलन में परमाणु की व्यवस्था एबीसी एबीसी, षटकोणीय निविड़ संकुलन में परमाणु की व्यवस्था एबी एबी, और ये षटकोणीय निविड़ संकुलन हम लोग बना दिए। तो अवयवी कण इसमें कहां पर होते हैं ये देखना होगा। अवयवी कण षटकोणीय निविड़ संकुलन में कहां रहते हैं? दोनों षटकोण के प्रत्येक कोना पर। इस षटकोण में कितने कोना है? 6, और इस षटकोण में भी कितने कोना है? 6। तो दोनों षटकोण के 6 कोना पर रहेंगे, यानी 12 कोना पर अवयवी कण है। तो पहला कहता अवयवी कण दोनों षटकोण के प्रत्येक कोना पर दोनों षटकोण के प्रत्येक कोना पर हैं अवयवी कण। ये देखिए षटकोण है ना, 6 कोना इस षटकोण का,
6 कोना नीचे वाले षटकोण का। चलिए पहला आ गया। दूसरा क्या कहता है, दोनों षटकोण के फलक केंद्र पर एक एक परमाणु होंगे, अवयवी कण होंगे। तो दूसरा, दोनों षटकोण के फलक केंद्र पर। फलक केंद्र कौन है, इस षटकोण का फलक केंद्र ये रहा, नीचे वाले षटकोण का फलक केंद्र ये रहा। तो दूसरा पॉइंट है, दोनों षटकोण के फलक केंद्र पर। तीसरा, बॉडी सेंटर पर, अंतः केंद्र पर 3 परमाणु होंगे। अंतः केंद्र पर 3 परमाणु होंगे। 3 अवयवी कण अंतः केंद्र पर होते हैं। 3 अवयवी कण अंतः केंद्र पर होते हैं। यानी आपने अवयवी कण का पोजीशन देख लिया, षटकोण के प्रत्येक कोना पर, दोनों षटकोण के प्रत्येक फलक के केंद्र पर, और 3 अवयवी कण अंतः केंद्र पर। क्लियर? ये पोजीशन ऑफ गोला हो गया, प्लेसमेंट ऑफ परमाणु हो गया, या अवयवी कणों का पोजीशन हो गया, व्यवस्था हो गया। तो अब इसमें ये सब ध्यान रखना है, नहीं तो मॉडल से समझना होगा। उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर HCP का 12, रैंक 6 होता है। रैंक कितना? 6। तीसरा में संकुलन क्षमता 74% FCC की तरह, CCP की तरह। संकुलन क्षमता 0.74 या 74%। रिक्तियां कितना होगा, जिसको वॉइड बोलते हैं, तो 0.26 26%। ई नंबर में घनत्व का अगर बात करें, डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, Zm बटा N0 इंटू V ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस Z का वैल्यू 6 हो जाएगा। यही षटकोणीय निविड़ संकुलन है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानना है, सबको याद रख लेना। मॉडल से समझने का चीज है, लेकिन उतनी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। बस याद रखना है कि षटकोणीय निविड़ संकुलन का रैंक 6 होता है, उपसह संयोजन संख्या 12 होता है, पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन क्षमता 74, रिक्तियां 26, और घनत्व का तो फॉर्मूला सबके लिए वही होता है। ये हम लोग का निविड़ संकुलन निपट गया। नोट कर लीजिए। चलिए, निविड़ संकुलन हो गया। अब हम लोग को रिक्तियां के बारे में जानना, या अंतरकाशी स्थल इसी को बोलते हैं। रिक्तियां या अंतर काशी स्थल है ना, ये हम लोग का टॉपिक हो गया। रिक्तियां, जिसको हम लोग वॉइड्स बोल सकते हैं, अंतरकाशी को इंटरस्टिशियल साइट्स। अब बात है कि रिक्तियां क्या होता है, एक बार चर्चा हो चुका है। अवयवी कणों के बीच के खाली जगह को रिक्तियां कहते हैं। अवयवी कण को आप रखिए, बढ़िया से उसको पोजीशन दीजिए, उसके बीच में जो छोटा छोटा खाली जगह मिल जाएगा उसी को रिक्तियां कहेंगे। खाली जगह को रिक्तियां कहते हैं। अनऑक्युपाइड स्पेस को, जहां पर कोई गोला नहीं है, कोई अवयवी कण नहीं है, तो क्या हो गया,
गोलों के बीच में खाली स्थान को, गोलों के बीच में उपस्थित खाली स्थान को रिक्तियां कहते हैं। बस खाली स्थान हो गया, रिक्तियां कहते हैं। अब है रिक्तियां चार तरह का होता है। रिक्तियां कितने तरह के? चार तरह के। रिक्तियां चार प्रकार के होते हैं। रिक्तियां चार प्रकार के होते हैं। पहला त्रिकोणीय रिक्तियां। त्रिकोणीय रिक्तियां जिसको हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड भी कहते हैं। त्रिकोणीय रिक्तियां को क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड। दूसरा चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। और तीसरा अष्टफलकीय रिक्तियां जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। और चौथा, चार प्रकार के ही होते हैं, घनीय रिक्तियां जिसको क्यूबिकल वॉइड कहते हैं। तो त्रिकोणीय रिक्तियां से हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। तो पहला रिक्तियां कौन है? त्रिकोणीय रिक्तियां। त्रिकोणीय रिक्तियां, ट्रायंगुलर वॉइड क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोना पर गोला को रखिए, अवयवी कण को रखिए, परमाणु को रखिए। वो तीनों गोला के बीच में जो खाली जगह बच जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोना पर गोला रखिए और तीनों कोना पर रखे हुए गोलों के बीच में जो खाली जगह बच गया उसको हम लोग त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। तो क्या कहता है? किसी त्रिभुज के तीनों कोनों पर, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे गए अवयवी कणों के बीच के खाली स्थान को, बीच के खाली स्थान को त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे गए अवयवी कणों के बीच के खाली स्थान, तीनों कोना पर परमाणु रख दीजिए, उसके बीच में जो खाली स्थान होगा उसको त्रिकोणीय रिक्तियां कहेंगे। जैसे देखिए आप, ये कोई त्रिभुज है ना, इसके तीनों कोना पर अवयवी कण, अवयवी कण गोलाकार होते हैं। मैंने तीनों कोना पर अवयवी कण रख दिया, ये रख दिया तीनों कोना पर। इसके बीच में ये जो खाली जगह नजर आ रहा है, ये वाला, ये है ना तीनों के बीच में खाली जगह, इसी को हम लोग त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। त्रिकोणीय रिक्तियां। अब बताइए,
ये जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, इसके चारों ओर इसके नजदीक पड़ोसी कणों की संख्या कितनी? इसके चारों ओर तो यही 3 गुना अवयवी कण है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका उप सहसंयोजन संख्या 3 हो जाएगा। तो त्रिकोणीय रिक्तियां का उप सहसंयोजन संख्या 3। त्रिकोणीय रिक्तियां का उप सह संयोजन संख्या 3। उप सह संयोजन संख्या कितना हो गया? 3। त्रिकोणीय रिक्तियां का उप सह संयोजन संख्या 3 हो गया। क्लियर? तो अब इसका त्रिज्या अनुपात निकालेंगे। तो ध्यान रखना है कि त्रिकोणीय रिक्तियां का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो। पहले नोट कर लीजिए, तो इसका त्रिज्या अनुपात निकालेंगे त्रिकोणीय रिक्तियां का। क्लियर? देखिए, त्रिकोणीय रिक्तियां का त्रिज्या अनुपात, त्रिकोणीय रिक्तियां का त्रिज्या अनुपात, त्रिकोणीय रिक्तियां का त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो बोलते हैं, R/R। त्रिज्या अनुपात क्या हो गया? R/R। और छोटा r हम लोग किसको मानते हैं? तो रिक्तियां का त्रिज्या। छोटा r क्या हो गया? रिक्तियां का त्रिज्या। बड़ा r परमाणु का या गोला का त्रिज्या। गोला बड़ा सर्किल होगा, बड़ा वृत्त होगा, और रिक्तियां छोटा वृत्त होगा, तो उसको छोटा r मान लिए हैं। देखिए, निकालते हैं इसको। तो पहले एक थोड़ा बड़ा त्रिभुज बनाइए। ये समबाहु त्रिभुज है, सारा भुजा बराबर होगा, और इस पर गोला दे दीजिए, परमाणु दे दीजिए, हर एक कॉर्नर पर, हर एक कोना पर दे दिए। इसका नाम दे दो ABC। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन गया, क्योंकि लंब डालेंगे ना तो तिरछा हो जाएगा। एक बार और बनाते, नहीं होगा तो तिरछा लंब दिखाएंगे, क्या करेंगे? देखिए आप ध्यान से। ये रहा, इसको नाम दे दीजिए ABC। ये बड़ा सर्किल, गोला का रेडियस R, ये रहा। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं? AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2R। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर। अब इस गोला में मान लो इस रिक्तियां में इस शेप का कोई वृत्त घुस सका, जिसका केंद्र को मैंने मान लिया O। दिखाई दे रहा है ना, केंद्र को O, और इसका त्रिज्या, जो रिक्तियां उसका त्रिज्या छोटा बताया हुआ है मैंने। तो इसको सबसे ज्वाइन करिए, A से, B से, C से। देखो ये रेडियस A से यहां तक, ये त्रिज्या कितना? R, और इस रिक्तियां का त्रिज्या छोटा r। तो AO बराबर क्या? छोटा r प्लस बड़ा r।
इसी तरह से BO बराबर भी वही, CO बराबर भी वही, छोटा r प्लस बड़ा r। देखिए AO यहां तक त्रिज्या r और ये जो रिक्तियां है इसका त्रिज्या छोटा r, तो r प्लस r हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। O से BC पर एक लंब डालिए, इसका नाम D दे दीजिए। OD एक लंब डालना है किस पर? BC पर। थोड़ा तिरछा हो गया फिगर, यहाँ आया लंब, इसका नाम क्या है? D। तो त्रिभुज OBD का बात करेंगे। त्रिभुज OBD में ये देखो तो ये वाला कोण कितना होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये पूरा कोण 60 डिग्री हो रहा होगा। ये कोण कितना होगा? 30 डिग्री। तो कोण OBD कितना? 30 डिग्री, जिसको थीटा मान लीजिए, और इसी का cos थीटा निकालिए। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण B बटा F। थीटा की जगह हमारा कौन सा एंगल है? OBD। ये थीटा है, तो आधार तो इसी को लेंगे BD को, और कर्ण हो गया BO। तो आधार हो गया BD और कर्ण हो गया BO। क्लियर? तो cos OBD की जगह रख दीजिए cos 30, BD की जगह पर BD तो R है, देखिए है ना, BD की जगह पर R और BO की जगह R प्लस R। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान √3/2 बराबर क्या हो गया? R बाई R प्लस R। इसको हम उलटना चाहते हैं, इनवर्स लेना चाहते हैं, उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2/√3, ये हो जाएगा R प्लस R बाई R। रेशनलाइज कर दो, 2/√3 ऊपर नीचे √3 से गुना, ये क्या हो जाएगा? R बाई R प्लस R बाई R। ये तो कट जाएगा 1 बार में, तो क्या आ गया? √3/3 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई R। 2 √3 का वैल्यू 1.732/3 माइनस 1 बराबर R बाई R। तो R बाई R कितना हो जाएगा? 4 6 7 दूनी 14, 3.464/3 माइनस 1। तो R बाई R 1.155 माइनस 1। तो त्रिज्या अनुपात कितना आ गया? 0.155। त्रिकोणीय रिक्तियां का त्रिज्या अनुपात कितना आ गया? 0.155। कैसे आया सो देख लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आया था। और ये त्रिकोणीय रिक्तियां होता क्या है? त्रिभुज के तीनों कोना पर रखे गए अवयवी कणों के बीच के खाली स्थान को त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। नोट करिए। ये त्रिकोणीय रिक्तियां हो गया पहला। दूसरा हम लोग किसका बात करेंगे? चतुष्फलकीय रिक्तियां का। देखिए दूसरा है चतुष्फलकीय रिक्तियां, जिसको क्या बोलते हो? टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्तियां। दूसरा इसमें क्या कहता है? निविड़ संकुलन संरचना तो है। निविड़ संकुलन संरचना में जब एक गोला को 3 गोला के ऊपर रखा जाता है, आप ऐसे समझो कि 3 टेनिस बॉल को रखिए धरती पर किसी समतल सतह पर, उसके ऊपर से एक और बॉल रखिए। देखिए चारों तरफ से उलट के थोड़ा थोड़ा गैप खाली रह जाता है, रहता है। 3 गोला को समतल सतह पर रखो, 3 बॉल को, टेनिस बॉल को, उसके ऊपर एक और बॉल रख दो, जो तीनों बॉल के बीच में खाली जगह है वहां पर एक और बॉल रख दो। अब चारों तरफ से देखिए उलट के कुछ जगह बचता है ना खाली, उसी खाली जगह को चतुष्फलकीय
रिक्तियां कहते हैं। तो क्या कहता है, निविड़ संकुलन संरचनाओं में जब एक गोले को तीन अन्य गोले के ऊपर रखते हैं तथा यदि वो परस्पर स्पर्श कर रहे हों तो चतुष्फलकीय रिक्तियां का निर्माण करता है। तीन बॉल को आपने नीचे रखा, चौथा को उसके ऊपर, चारों तो एक दूसरे को टच कर ही रहा है ना, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां का निर्माण किया, जो थोड़ा थोड़ा होल दिखाई देगा, जो थोड़ा थोड़ा छेद, उसमें खाली जगह दिखाई देगा, देता है ना। देखिएगा अगर आपने पहले कभी नहीं देखा है तो क्या कहता है, निविड़ संकुलन संरचनाओं में जब निविड़ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब हो गया निविड़ संकुलन संरचना, निविड़ संकुलन संरचनाओं में जब निविड़ संकुलन संरचनाओं में जब एक गोले को तीन अन्य गोलों के ऊपर रखा जाता है, एक गोले को तीन अन्य गोलों के ऊपर रखा जाता है, तीन अन्य गोलों के ऊपर रखा जाता है तथा यदि वे परस्पर स्पर्श कर रहे हो तो टच करना चाहिए चारों एक दूसरे को, तथा यदि वे परस्पर स्पर्श कर रहे हो तो वे चतुष्फलकीय रिक्तियां का निर्माण करते हैं। वे चतुष्फलकीय रिक्तियां का निर्माण करते हैं, रिक्तियां का निर्माण करते हैं। चारों गोलों की मध्य स्थित चतुष्फलकीय स्थान, चारों गोला, चार जो आपने बॉल रखा उसके बीच में जो स्थित स्थान है उसी को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। चारों गोलों के स्थित चतुष्फलकीय स्थान को, चारों गोलों के बीच स्थित चतुष्फलकीय स्थान को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। यही ना चतुष्फलकीय रिक्तियां हो गया, जो चार बॉल आपने रखा, तीन नीचे एक उसके ऊपर, उसके बीच जो खाली चतुष्फलकीय स्थान है उसको चतुष्फलकीय रिक्तियां। कैसे दिखाओगे इसको, देखो एकदम इसी तरह से दिखाना है कॉपी में, 2 डायमेंशन में, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये इसके ऊपर से एक एटम दिखा दीजिए, ये 3 बॉल रखा हुआ है ना, उसको ऊपर से चौथा रख दिए, इधर से खाली जगह दिखाई देगा, इधर से देगा, इधर से देगा, नीचे से देगा, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां का निर्माण हो गया। ऐसे इस तरह का कुछ होता है। अगर लाइन के फॉर्म में मैं शो करूं तो चतुष्फलकीय रिक्तियां इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, है ना। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां, इस रिक्तियां के चारों ओर कितने अवयवी कण हैं, यही ना चतुष्फलकीय रिक्तियां है, यही वॉइड है। इसके चारों ओर कितने अवयवी कण हैं, 4। इसका उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उपसह संयोजन संख्या किसका, चतुष्फलकीय रिक्तियां का कितना हो गया, 4। अब इसका त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो पहले नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए।
चलिए क्लियर। अब है चतुष्फलकीय रिक्तियां में त्रिज्या का अनुपात। चतुष्फलकीय रिक्तियां में त्रिज्या का अनुपात वही r बटा r, छोटा r हो जाएगा रिक्तियां का त्रिज्या और बड़ा R गोला का यानी परमाणु का त्रिज्या। तो पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं, इसका रेडियस रेशियो निकालना थोड़ा सा कठिन है, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना तो हम लोग को सब कुछ है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना। तो सबसे पहले एक हम बनाते हैं संरचना, डॉटेड बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। डॉटेड बनाने का हमारा एक मकसद है, अभी क्लियर हो जाएगा ताकि आपको समझ में ज्यादा से ज्यादा आए। ये मैंने एक घन बनाया, इसका कोर लंबाई तो ये भी a है, ये भी तो इसका कोर लंबाई है ना, ये भी कोर लंबाई है a, 8 12 वो कोर लंबाई होता ना, सबका भुजा का लंबाई हम लोग कितना मान लिए a। अब नंबरिंग दे दो पॉइंट्स का, इसको हम लोग मान लेते हैं a, इस पॉइंट को क्या मान ले a, इस पोजीशन को मैं मान रहा हूं B, A B, इसको मान लेता हूं C, इसको D, इसको E मान रहा हूं और इसको F मान रहा हूं। क्लियर। अब क्या करना है कि A से B को मिलाइए, A से B को मैंने मिला दिया, A से D को मिलाइए। यहां पर चतुष्फलकीय रिक्तियां जिसको मैंने शेड कर दिया है, छायांकित कर दिया है, ये चतुष्फलकीय रिक्तियां है ना। थोड़ा इमेजिनेशन तो करना होगा 2D फिगर में। मैंने चतुष्फलकीय रिक्तियां को इस तरह से कुछ माना, यहां से गुजरते हुए D को मिलाइए, मिल गया। ये हमारा फिगर है, इसमें कुछ बातें हम लोग को मानना होगा। मान लीजिए कि घन के फलक की लंबाई a है, ऐसे भी भुजा की लंबाई a मान लेते हैं, वही चीज है। तो मान लीजिए, माना कि घन के फलक की लंबाई बराबर a, दिखाया हुआ है मैंने कि a है। और क्या है, रिक्तियों की त्रिज्या, ये छोटा r हो गया रिक्तियां की त्रिज्या, रिक्तियां की त्रिज्या, और बड़ा R क्या हो गया, गोलों की त्रिज्या, गोलों की त्रिज्या। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब ABC त्रिभुज में बात करते हैं, ABC किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC। AB क्या है, विकर्ण है, AB विकर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के AB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देख लो त्रिभुज को बढ़िया से, AC भी हमारा फलक का लंबाई a होगा, BC भी फलक का लंबाई a होगा। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यानी AB बराबर आ गया √2a। एक बात तो आ गया, AB बराबर √2a।
अब इस पर एटम रखेंगे, है ना, तो 2r, एक एटम रखिएगा r और दूसरा एटम रखिएगा तो उसका रेडियस r, ए बी बराबर 2r, है ना। मैं इधर दिखा दूं, कहीं पे नीचे दिखाता हूँ, ये ए बी है, उस फिगर में दिखाएंगे ना तो गड़बड़ लगेगा। इस पर दो गोला प्लेस्ड है इस तरह से कुछ, तो इसका रेडियस r और इसका भी त्रिज्या r, तो देखिए ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r। तो आप फिगर देख ही रहे हो, ए बी बराबर 2r, दोनों को मिला दोगे तो √2a बराबर 2r आ गया ना, √2a बराबर 2r, क्योंकि ए बी बराबर √2a और ए बी बराबर 2r। क्लियर? तो √2a बराबर 2r, या यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r बराबर √2a/2, r बराबर √2a/2, इसको आगे बढ़ाओगे तो r बराबर √2a/2, या सोल्व कर दोगे तो r बराबर a/√2। क्या आ गया, r बराबर a/√2, r बराबर a/√2 आ गया। अब त्रिभुज किसमें बात करेंगे, ए बी डी में, ये बड़े वाले त्रिभुज में दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका चतुष्फल की रिक्तियां दिखाया है मैंने। अब बात करते हैं त्रिभुज एबीडी में, पुनः है थोड़ा बड़ा है ये त्रिभुज एबीडी में। एबीडी में एबी हमको मालूम है, बीडी तो फलक का लंबाई है, तो एडी विकर्ण हो गया, तो एडी निकाल सकते हैं। एडी बराबर क्या, तो √AB² प्लस BD², AD² प्लस BD²। आपको वीडियो पॉज कर करके नोट करके लिखना होगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। AD कितना है, AD बराबर AB है, यहाँ भी AB², और AB मैंने लाया है √2a का स्क्वायर, और BD तो a² होगा, ये जोड़िएगा तो 3a² यानी √3a। AD बराबर कितना आ गया, √3a। AD का वैल्यू √3 है, और AD बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से AD बराबर, देखिए एक r इधर एटम प्लेस करिएगा ना, बड़ा r इधर, बड़ा r, यहाँ दो गो छोटा r है, ये सेंटर है, तो एक छोटा r इधर, एक छोटा r इधर, और ये एक सर्किल मान लो कि ऐसा कुछ हमने रख दिया, तो इसका रेडियस कैपिटल R, और इधर एक सर्किल, एक गोला इस तरह से प्लेस्ड है, तो इसका रेडियस कैपिटल R। तो फिगर से क्या देख रहे हो, AD बराबर 2 गो कैपिटल R प्लस 2 गो स्मॉल r, तो क्या लिख सकते हैं, AD बराबर 2r प्लस 2r, AD बराबर 2r प्लस 2r, तो दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, 2r प्लस 2r बराबर √3 है, कॉमन ले लो, तो r प्लस r बराबर √3a/2। एक तो कैपिटल R बराबर निकल गया a/√2, और दूसरा r प्लस r बराबर √3a/2। दो चीज निकल गया, इसको आप मान सकते हो इक्वेशन A, और इसको मान लो इक्वेशन B। अब कैसे रेडियस रेशियो निकलेगा, तो B को A से डिवाइड करेंगे, नोट करना पड़ेगा, जगह खत्म हो गया। यहां पर यही ध्यान रखिएगा, AD को, अगर AD को मैं यहां छोटा सा अलग करके दिखा दूं, ये D है, ये A है, ये वॉइड है, वॉइड का रेडियस यहाँ R, यहाँ पर एटम गोला रखाएगा ना, तो ये कैपिटल R, और यहाँ पर भी गोला रखाएगा कैपिटल R। AD बराबर देखिए तो क्या आ गया, AD बराबर क्या आ गया, 2r प्लस 2r, है ना, नोट करिए। तो आगे करते हैं, A और B इक्वेशन आपको मालूम है, जल्दी से नोट करिए इसको, और ध्यान से देखना पड़ेगा इसको।
हो गया। अब क्योंकि त्रिज्यानुपात निकालना है, आपको इक्वेशन बी और इक्वेशन ए का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या करिएगा, इक्वेशन बी को इक्वेशन ए से भागा दो, डिवाइड करो। इक्वेशन बी क्या है, आर प्लस आर, और इक्वेशन ए क्या है, आर बराबर √3a/2 अपॉन a/√2। क्या हो जाएगा, √3a/2 इंटू √2/2, यही होगा ना। तो सॉल्व करना है इसको, तो √6a/4 यही आ जाएगा, √6a/4। कैलकुलेशन देखिएगा ठीक से, √3a/2 अपॉन a/√2 है। ये देखिए r प्लस r अपॉन r, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, √3a/2 और ऊपर क्या चला गया, √2/a, ऐसा हो गया। इसको क्या लिखेंगे, r/r प्लस स्मॉल r/r। अब इसको सॉल्व करना है, √2 से 2 √2 टाइम्स में कटेगा, तो a खत्म, तो क्या हो गया, √3/√2। अब मजा आएगा, r से r कट गया 1 बार में, तो r/r, √3/√2 का वैल्यू तो आपको निकालना पड़ेगा। तो r/r क्या हो गया, √3/√2 -1, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। चतुष्फलकीय रिक्तियां का त्रिज्या का अनुपात आ गया 0.225, r/r का वैल्यू 0.225 है ना। अब देखिए, किसी भी एकक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या कितनी होगी, तो जितना रैंक उसका दुगना चतुष्फलकीय रिक्तियां। ये नोट में याद रखिएगा, नोट, चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या हमेशा रैंक का दुगना होता है। चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या 2 इंटू जेड के बराबर। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियां की ओर चलेंगे। तीसरा रिक्तियां कौन है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्या कहता है, किसी नियमित ऑक्टाहेड्रन के प्रत्येक कॉर्नर पर, नियमित ऑक्टाहेड्रन यानी अष्टफलक, किसी नियमित अष्टफलक के प्रत्येक कॉर्नर यानी 6 कॉर्नर पर अगर अवयवी कण गोला रखा हुआ है, तो 6 गोला के बीच में जो खाली जगह होगा उसको हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। नियमित अष्टफलक के प्रत्येक 6 कोने पर अगर गोला रखा हुआ है, तो 6 गोलों के बीच में जो स्पेस खाली बच जाएगा, जगह खाली बच जाएगा, उसको अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। देखिए क्या कहता है, किसी अष्टफलक के केंद्र पर स्थित, किसी अष्टफलक के केंद्र
पर स्थित अवयवी कणों के बीच के खाली स्थान को अवयवी कणों के बीच के खाली स्थान को के खाली स्थान को अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। माने किसी नियमित अष्टफलक के हर एक केंद्र पर, हर एक कॉर्नर पर एटम, 6 केंद्र होते हैं, 6 कॉर्नर होते हैं, 6 पर एटम रखा हुआ है, तो उसके बीच में जो खाली जगह बचेगा उसको अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। किसी अष्टफलक के केंद्र कह सकते हो, हर एक को केंद्र माना जाता है इसमें, केंद्र या इसको कोना कहिए। कोनों पर स्थित अवयवी कणों के बीच के खाली स्थान को अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। ऐसी रिक्तियां द्वित्रिकोणीय रूप में 6 गोलों द्वारा घेरी जाती है। 6 गोला होता है अष्टफलक में, तो क्या कहता है, ऐसी रिक्तियां द्वित्रिकोणीय, डबल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, द्वित्रिकोणीय, डबल ट्रायंगल रूप में 6 गोलों द्वारा घेरी रहती है। 6 गोलों द्वारा घिरी रहती है, घिरी रहती है। और इन 6 गोलों के केंद्र बिंदु अष्टफलक के 6 कोनों पर स्थित रहते हैं। और इन 6 गोलों के केंद्र बिंदु अष्टफलक के 6 कोनों पर स्थित होते हैं। अष्टफलक में 6 ही कोना होता है, यहां लिखा मैंने। अष्टफलक के 6 कोनों पर स्थित होते हैं। 6 कोनों पर स्थित होते हैं। अब इसको डायग्राम में कैसे शो करोगे, तो इस तरह से हम लोग डायग्राम में इसको शो कर सकते हैं। 4 गोला बनाइए परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। ये 5वां गोला इस तरह से बना दीजिए, और 6ठा गोला, 6 होता है ना, 6ठा को डॉटेड दिखा दीजिए कि पीछे है, और तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। द्वित्रिकोणीय रूप में भी दिखा सकते हैं, दिखाते हैं द्वित्रिकोणीय रूप में। तो एक मैंने त्रिभुज बनाया इस तरह से द्वित्रिकोणीय रूप से। तो पहले तो ये अलग हो गया, थोड़ा बड़ा छोटा होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक त्रिकोणीय हो गया, द्वित्रिकोणीय कह रहा है, तो उसके लिए क्या, देखिए एक इधर से और एक इधर से, और फिर एक ये बीच में आएगा, इसको एक्चुअली भी टच करेगा। ये द्वित्रिकोणीय, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है, ऐसा हम लोग एग्जाम में शो करेंगे, ऐसा फिगर। ये द्वित्रिकोणीय है ना, देखिए ये द्वित्रिकोणीय है, ये तो थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए अब ये जो रिक्तियां हैं, इसके चारों ओर कितने अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, कितने गोले हैं, 6। तो आपको क्या ध्यान रखना है, उप संयोजन संख्या 6 हो जाएगा। उप
सह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। किसका? अष्टफलकीय रिक्तियां का। अब इसका त्रिज्या का अनुपात निकालते हैं, नोट कर लीजिए। ये फिगर एग्जाम में बनाइएगा, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। अब है अष्टफलकीय रिक्तियां का त्रिज्या अनुपात। अष्टफलकीय रिक्तियां का त्रिज्या अनुपात R/R निकालते हैं। R क्या हो गया? रिक्तियां का त्रिज्या, और बड़ा R क्या हो गया? गोलों का त्रिज्या। तो देखिए 2D में फिगर हम बनाते हैं, बस ध्यान रखिएगा हर एक गोला का त्रिज्या सेम होना चाहिए। बनाते समय बड़ा छोटा हो जाता है, उससे घबराना नहीं है। सारे के केंद्र को मिलाइए। आर 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 आर, और इसका सेंटर को मान लीजिए O, केंद्र को, जो रिक्तियां है उसका केंद्र को O। ऐसा का नामकरण कर दीजिए A B C D। तो क्या लिख सकते हो? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 2R। अब AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। ये देखिए बड़ा R और ये रिक्तियां का त्रिज्या छोटा R, तो क्या हो जाएगा? AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। क्या हो जाएगा? R प्लस R। इस त्रिभुज में बात करते हैं, DOC। किस त्रिभुज में बात करें? DOC या AOB, जिसमें आपको बात करना है AOB में ही बात कर लेते हैं। त्रिभुज AOB में, AOB में ये 90 डिग्री है ना। इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा कितना होगा यहाँ पर? ये 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना, स्क्वायर का रूप ले लिया, ये अपने आप 45 डिग्री हो जाएगा थीटा। तो एंगल OAB बराबर 45 डिग्री, जिसको थीटा मैंने निकाल लिया, मान लिया। अब इसका साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण P बटा H। लंब कितना है इस थीटा के लिए? तो इस थीटा के लंब है AB, नहीं, लंब है OB और कर्ण है AB। देखिए लंब है OB और विकर्ण है AB। साइन थीटा यानी साइन 45, OB का वैल्यू देखिए कितना? R प्लस R और AB 2R। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 R प्लस R बाई 2R। इस 2 को इधर ले जाओ, तो 2/√2 बराबर R प्लस R बाई R। 2/√2 कितना? √2 R बाई R इज इक्वल टू R बाई R। √2 का वैल्यू 1.414 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई R। R बाई R कितना? 1.414 माइनस 1, तो R बाई R हो जाएगा 0.414। तो अष्टफलकीय रिक्तियां का त्रिज्या अनुपात कितना आ गया? 0.414। कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 6 और गोलों का पोजीशन कहाँ? तो अष्टफलक, नियमित अष्टफलक के हर एक कोना पर उसके बीच में जो खाली जगह होगा उसको अष्टफलकीय रिक्तियां। नोट करिए, तो लास्ट है घनीय रिक्तियां। इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा, अष्टफलकीय रिक्तियां की भी संख्या की जरूरत पड़ती है। जैसे चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या कितना? 2 गुने रहे,
तो अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या 1 गुने रैंक, जितना रैंक उतना अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या। तो अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या बराबर जेड, रैंक के बराबर। नोट कर लीजिए। अब देखिए घनीय रिक्तियां। घनीय रिक्तियां का बात करेंगे। 4 तरह के होते हैं ना, तो 3 तरह का तो बात हम लोगों ने कर लिया। चौथा तरह का रिक्तियां है घनीय रिक्तियां, जिसको हम लोग क्यूबिकल वॉइड भी कहते हैं। तो क्या कहता है, किसी घन के प्रत्येक कोना पर अवयवी कण रखा हुआ है, गोला रखा हुआ है, उसके बीच में जो खाली जगह होंगे उसको घनीय रिक्तियां कहते हैं। क्या, किसी घन के प्रत्येक कोना पर रखे गए गोलों के बीच के खाली जगह को घनीय रिक्तियां कहते हैं। क्या कहता है, किसी घन के प्रत्येक कोना पर रखे गए गोलों के बीच के खाली जगह को, गोलों के बीच के खाली जगह को घनीय रिक्तियां कहते हैं। घनीय रिक्तियां कहते हैं, यही ना। अच्छा, घन पर कितने कोना होते हैं? 8। तो 8 अवयवी कण होंगे। तो उस रिक्तियां के चारों ओर कितने अवयवी कण, कितने गोले? 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। घनीय रिक्तियां का उप सह संयोजन संख्या 8 होगा। उप सह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब बात रहा त्रिज्यानुपात का, तो घनीय रिक्तियां का त्रिज्या अनुपात माने R/R। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं। घनीय रिक्तियां में सीधा सीधे आपको ध्यान रखना है कि इसका त्रिज्या अनुपात कितना? 0.732। 0.732। और कहां कहां पर एटम है? 8 कॉर्नर पर। ये 8 को मैंने दिखा दिया रफली। और इसके बीच में जो खाली जगह नजर आएंगे वही घनीय रिक्तियां होंगी। नोट कर लीजिए जल्दी से, तो मैं एक सारणी आपको बना देता हूं। घनीय रिक्तियां हो गया। अब देखिए, लास्ट है, 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा ये लेक्चर। एक सारणी में बना रहा हूं, त्रिज्या अनुपात परास का मान और आयनिक क्रिस्टल की ज्यामिति का एक सारणी है। क्या है सारणी? त्रिज्या अनुपात परास R/R मान तथा आयनिक क्रिस्टल की ज्यामिति तथा आयनिक क्रिस्टल की ज्यामिति, इसका मैं सारणी बना दे रहा हूं। जो अभी हमने रिक्तियां पढ़ा है ना, उसको एक जगह कर दे रहे हैं कि आपको तकलीफ ना हो।
तो एक मैं कॉलम बना रहा हूं त्रिज्या अनुपात परास का r बटा r, दूसरे कॉलम में मैं लिख रहा हूं उप सह संयोजन संख्या, तीसरे कॉलम में मैं लिख रहा हूं ज्यामिति, और चौथे कॉलम में एक एक उदाहरण याद रख लीजिए। तो अच्छा, नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला बात क्या कहता है कि r बाई r किसके किसके बीच में हो, 0.155 से बड़ा या बराबर और 0.225 से छोटा। ये त्रिकोणीय रिक्तियां जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो ज्यामिति क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय रिक्तियां। क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय रिक्तियां। और त्रिकोणीय रिक्तियां का एग्जाम्पल BO3 2-। दूसरा बात क्या कहता है कि अगर त्रिज्या अनुपात परास 0.225 से बड़ा या बराबर लेकिन 0.414 से छोटा, तो उप सह संयोजन संख्या 4 और ज्यामिति क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय रिक्तियां। और चतुष्फलकीय रिक्तियां का एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, इस तरह से। तीसरा है रेडियस रेशियो 0.414 से बड़ा या बराबर लेकिन 0.732 से छोटा, तो उप सह संयोजन संख्या 6 और इसको बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां का एग्जाम्पल NaCl। और एक और है घनीय रिक्तियां ना, तो वो क्या हो जाएगा, 0.732 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन 1 से छोटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और इसको क्या बोलोगे, घनीय रिक्तियां। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत मदद करेगा। अगले लेक्चर में क्वेश्चन ही करेंगे, कैसे करेगा सो बता देंगे। इसका उदाहरण हो गया सीजियम क्लोराइड। नोट कर लेंगे इतना। तो 5वां लेक्चर, ये आपका चौथा लेक्चर है, सॉरी चौथा लेक्चर इतना ही पर फिनिश हो गया। इसको याद रखना ही पड़ेगा। ऐसे मैंने इसको डिटेल में बता दिया, फिर भी एक जगह याद रखिएगा तो आपको रिवाइज करने में आसान होगी, दिमाग में बार बार घूमते रहेगा, न्यूमेरिकल आसानी से बनेगा। चलिए, थैंक यू।